हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बडी में। मेरा नाम है शिवम सोनी और हम मिलकर डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की हिस्ट्री, जो कि आपके आने वाले केवीएस और सीटेट एग्जाम्स में ईवीएस के पार्ट में हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा अदर स्टेट के टैक्स एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम्स में यह भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो सभी बच्चे इसे देख सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तथा वीडियो को एंड तक देखा करें और नोट्स बनाते जाएं और डेली का रिवाइज करते जाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 12, जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 11th चैप्टर के अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं तथा फिर से रिवाइज करके आगे देखें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 12। आप यहाँ पे 11th चैप्टर की नेम्स और उनकी लिस्ट देख सकते हैं। तो चैप्टर 12 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर का पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में, जहां पर एक लौ स्तंभ है। यह लौ स्तंभ कैसे बनवाया, किसने बनाया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसने बनवाया, तो इस स्तंभ में ही एक अभिलेख खुदवाया गया है। अभिलेख क्या होता है ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो इस लोहे के स्तंभ में ही एक अभिलेख खुदा हुआ है, जिसमें चंद्र नामक के शासक का उल्लेख मिलता है। और चंद्र संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त साम्राज्य के वंश के शासक थे, उनसे हमें मालूम पड़ता है कि यह किसने बनवाया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तथा इसके बारे में एक अन्य मेन पॉइंट कि यह लगभग 1500 साल पहले बना हुआ है एवं इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। आपसे एग्जाम में टाइम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऊंचाई और वजन अक्सर पूछ लेता है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा और नोट्स में अपने राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि यह लौ स्तंभ जो कहाँ पे है, तो यह महरौली के, जो कि महरौली कहाँ है, दिल्ली में, और जो दिल्ली में महरौली के कुतुब मीनार, यहाँ कुतुब मीनार है, उसी परिसर में यह लौ स्तंभ भी बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था, अर्थात नींव जो रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार के, उनके गुरु थे बख्तियार करके, तो उनके याद में इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी किसकी, इस लौ स्तंभ की। ठीक है। और इसका कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूर्ण करवाया था इसके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है। हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यह लौ स्तंभ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो यह है लौ स्तंभ जो कि सीधा खड़ा हुआ है और पूरा इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है। इसके बारे में जो मैं अभी लेख के बारे में बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं, इसी में खुदा हुआ है। और एक पॉइंट यहाँ पे पूछता नहीं है, आपकी जस्ट नॉलेज के लिए है, नादिर शाह ने इसे तोड़वाने की कोशिश की थी। तो कभी एग्जाम में से पूछ लेता है कि किस मुगल शासक ने लौ स्तंभ को तोड़वाने की कोशिश की थी, तो वह था नादिर शाह, जिसने तोप से इस पे आक्रमण करवाया था। लेकिन इस स्तंभ को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके साइड में एक मस्जिद थी वो टूट गई थी और इसमें सिर्फ एक खरोच आई थी, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने उसको आगे के लिए प्रोसीड नहीं किया था और छोड़ दिया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लौ स्तंभ को तोड़वाने की कोशिश किसने की थी, तो वो था नादिर शाह, वो एक मुगल शासक था। उसके बाद में आप यहाँ पे कुतुब मीनार देख सकते हैं, यह कुतुब मीनार है जो कि महरौली में है, दिल्ली के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अगली स्लाइड में कि जो मंदिर होते हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं, वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ पे हमारे देवी देवता होते हैं, उनकी मूर्ति रखी होती है। उस स्थान को कहा जाता है क्या, गर्भगृह। एग्जाम में पूछ लेता है कि गर्भगृह क्या है, या जहाँ पे देवी देवता रखे होते हैं वो स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं गर्भगृह। ओके। एक पॉइंट और यहाँ पे पूछ लेता है कि गर्भगृह को
दिखाने के लिए अब इन्होंने क्या किया, गर्भगृह को कि ये बहुत पवित्र है, इसको दिखाने के लिए या इसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण करते थे। तो जो ऊपर तक निर्माण करते थे उस निर्माण को बोलते थे शिखर। ठीक है, वो जो ऊपर तक निर्माण किया जाता है, आप मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो मेन मूर्ति वो तो नीचे होती है, लेकिन एक गुम्बद टाइप की ऊपर तक होती है। ठीक है, एक ऐसे यहाँ मंदिर है तो मंदिर तो नीचे है, ठीक है, यहाँ छत होगी, बट एक गुम्बद टाइप का ऊपर तक बना रहता है। और यहाँ पे आप पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या रहता है कि पेंटिंग्स वगैरह भी बनी रहती हैं। तो ये जो शिखर होता है इसको कहते हैं, ऊपर जो ये होता है त्रिभुजाकार या गोल भी होते हैं ये, बट होते ये ऊंचे ही हैं, तो इनको बोलते हैं शिखर। ठीक है, और यहाँ पे आप एक भीतर गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे 15 साल पहले ये सबसे पहले पाया गया, तो आप यहाँ पे वो भीतर गांव का मंदिर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि और ये जो मंदिर होते थे पहले के टाइम में, इनकी एक चीज और होती थी जो पहले के मंदिर हैं कि इन मंदिरों को एक विशाल पहाड़ी से काट कर भी बनाया जाता था, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ काट के मंदिर बनाते थे। तो इनको कहते थे एकाश्म मंदिर या महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर पूछ लेते हैं। और महाबलीपुरम का मंदिर है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखा देता हूँ, यह है वो मंदिर। आप यहाँ देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एक जो पार्ट है ये पूरा एक पहाड़ से बनाया गया है, एक पत्थर से पूरा एक पार्ट बनता था। ये महाबलीपुरम का मंदिर है तमिलनाडु में, आपसे एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक उड़ीसा का जैन मठ भी देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। और ये 2 मंजिला है। मठ किस लिए बनते थे, विहार, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो जैन होते थे और बुद्ध होते थे उनकी रुकने के लिए उनके शिष्य विहारों का निर्माण करने लगे थे। और पत्थर के विहार से पहले लकड़ी के विहार बनते थे, बाद में पत्थरों में विहार बनने लगे थे। यहाँ पे जो जैन और बुद्ध अनुयायी होते थे, शिष्य होते थे, वो लोग रुका करते थे। तो ये 2 मंजिला मठ है उड़ीसा में, इसको भी आप देख सकते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है क्या कि मंदिरों में एक मंडप नाम की जगह होती है। मंडप क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे गोल गोल जैसे मंदिर होता है ना, तो उसके किनारे से मंडप टाइप का गोल गोल होता है। तो जो मंडप होता है इसको सभागार होता है, जहाँ पे लोग पूजा करने के लिए एकत्रित होते थे या परिक्रमा करने के लिए, वो परिक्रमा पथ होता है। ठीक है, देखा होगा मंदिर के बाहर एक, यहाँ जो भीतर ये हो गया अंदर, यहाँ पे गर्भगृह हो गया, एक यहाँ पे जो स्थान होता है बड़ा सा जहाँ लोग पूजा करने के लिए एकत्र होते हैं, ये होता है सभागार, इसे बोलते हैं मंडप। और फिर मंदिर के जो गर्भगृह के किनारे किनारे होता है ये परिक्रमा पथ होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाओं के बारे में। पहली बात की अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। और अजंता की गुफाएं भी लगभग 21 चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। और ये किनकी गुफाएं हैं, ये बौद्ध स्मारक हैं। ठीक है, बौद्ध जो भिक्षु थे उनकी उसमें बनाए गए हैं, उनकी याद में ये गुफाएं बनी हुई हैं, उनके शिष्यों वगैरह के द्वारा बनी हुई हैं। और ये बनी कब थी, ये लगभग 1500 साल पहले बनी थी, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे एक चीज़ और है इन गुफाओं के बारे में, इस जो पॉइंट है कि इनमें चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग्स की गई हैं। और 1500 साल बाद भी ये चित्र अभी तक बहुत ही चमकदार हैं। ठीक है, मतलब आप सोचिए 1500 साल पुराने की पेंटिंग्स हैं बट आज भी चमकदार हैं, इतनी मतलब जो नेचुरल कलर्स का वो लोग यूज करते थे उसकी वजह से। ठीक है, मैं आपको यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये देखिए अजंता की गुफाएं, और ये हैं वो पेंटिंग्स। आप देखिए पेंटिंग्स किसने की हैं, ये गुप्त लोग थे, मतलब पेंटर्स थे, उनके नाम नहीं है। ओके, अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट निकलते हैं बुकों के बारे में। ठीक है, बुक्स हैं, कुछ रचनाएं हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये ध्यान में रखिए कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, वो नामक कवि थे, क्या नाम था, इलांगो। कब की थी, 1800 साल पहले। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, इसकी रचना किसने की थी, सत्यनार। किसने की थी, सत्यनार ने। कब की थी, 1400 साल पहले की थी। ओके, इसके अलावा हमारे जो हिंदू लोग हैं उन्होंने महाभारत का तो नाम सुना ही होगा, पुराणों का नाम भी सुना होगा। जो पुराण और महाभारत हैं इन दोनों की ही रचना की थी व्यास नाम के ऋषि ने। ठीक है, कब की थी, 1500 साल पहले, आपने सुना होगा वेद व्यास। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत रामायण। ठीक है, इसकी लेखक कौन थे, वाल्मीकि।
और आपने एक नाम सुना होगा रामचरितमानस, इसके लेखक कौन थे? तुलसीदास। डिफरेंस आप अगर बेसिक समझना चाहें तो इतना समझ लीजिए कि जो संस्कृत रामायण है यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है वाल्मीकि द्वारा, और वाल्मीकि ने यह राम के जिस टाइम वो जीवन थे, राम उनके टाइम पे ही उनके जीवन से प्रेरणा लेके लिखी है। और जो रामचरितमानस है यह तुलसीदास ने बाद में लिखी है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर है। और जो रामचरितमानस है वह अरबी भाषा में है, कुछ लोग उसे भोजपुरी भी बोलते हैं और कुछ उसे बुंदेली भाषा का भी मानते हैं, ठीक है। तो यह एक बेसिक डिफरेंस है दोनों बुक्स में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। पूछ लेता है एग्जाम्स में, आर्यभट्टियम किसकी द्वारा लिखित रचना है? आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट कौन थे? ये गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। एक फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का कि कागज का आविष्कार किसने किया था? लून नामक व्यक्ति ने। कहाँ पे? चीन में किया था। कब? 1900 साल पहले। तो आज हमारी हिस्ट्री की जो क्लास 6 की बुक है यह ख़त्म होती है। जिन लोगों ने भी नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो, इसके बाद ये हमारी बुक समाप्त हो रही है और अब हम नई बुक चालू करेंगे साइंस की, क्योंकि साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है KVS में। जिन लोगों ने अगर पिछले साल के पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई गेस, तो उन लोगों ने एग्जाम दिया, उन्होंने देखा होगा कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस एग्जाम में। जिन लोगों ने भी दिया होगा आपको मालूम होगा। तो इसलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। तो आगे मिलते हैं, तब तक ही इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स बनाएं, रिवाइज करते रहें। और EVS की मैं मिक्स वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें।